Write down uniform distribution, class number 3. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मैं ऑलरेडी आपको 2 क्लासेस बता चुका हूं जिसमें कि सिर्फ डीएससी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, आज भी डीएससी के जो क्वेश्चंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रह गए हैं वो डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा आईएसआई के भी 1-2 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आईएसआई के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया है. तो चलिए स्टार्ट करें. जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं यानी कि थर्ड मतलब क्लास नंबर 3 आपके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. क्लियर? एक जो क्वेश्चन आया 2020 में, 2020 डीएससी, because suppose y is a random variable with uniform distribution 0,2. y is a random variable with uniform distribution 0,2. The value of cumulative distribution function of the random variable x is equal to ey. x is equal to ey की CDF आपको निकालनी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले y क्या फॉलो करता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0,2 और CDF निकालना है x इज इक्वल टू ey का. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले लिख लिए कि y हमारा फॉलो करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0,2. इसका PDF लिख लो. PDF होगा fy इज इक्वल टू 1/2 माइनस 0, दैट इज 1/2. if 0 is less than equal to y is less than equal to 2. यदि आप CDF इसका लिखना चाहो तो CDF भी लिख लो. लिखो fy, f कैपिटल इज इक्वल टू, एक तो होगा 0, एक मैंने आपको बताया था y माइनस ए अपॉन बी माइनस ए. b माइनस ए, b आपका 2 है और a आपका 0 है. y माइनस ए अपॉन बी माइनस ए और एक 1. ये उस केस में होगा जब y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी. ये उस केस में होगा जब y की वैल्यू 0 to 1 होगी. और ये आपकी लास्ट वन y ग्रेटर देन 1. तो मैंने आपके लिए CDF लिख दिया. ऑल दो CDF की जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं भी यूज कर सकते. ठीक है, तो CDF भी आपकी होगी. अब उनको चाहिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ey. तो लिख ली x इज इक्वल टू ey की कैसे निकालेंगे? लिखिए gx CDF निकालने जा रहे हैं इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x. x क्या हमारा? ey. तो आप इसे लिख सकते हैं ey लेस देन इक्वल टू x. ठीक है, लॉग ले ली दोनों साइड तो क्या आ जाएगा? y लेस देन इक्वल टू ln x. यदि आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना चाहो तो कर लो. y की स्टार्टिंग 0 से होगी, ln x तक जाएगी. 0 से स्टार्ट ln x तक जाएगी. 1/, PDF यहां लिख देना 1/2 dy. तो ऑब्वियसली ये आपकी आ जाएगी 1/2, इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाएगी ln y. ये आपका तरीका होगा 0 to ln x और यहां PDF लिख दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, उसके साथ ही आंसर आ जाएगा. ln y नहीं ln x. ठीक कर लीजिएगा. dy का इंटीग्रेशन y और ये आपकी हाफ. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 स्टेप की जगह आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे f y ln x इस स्टेप के बाद, और इस y की जगह ln x सब्स्टिट्यूट कर दो इस y की जगह. तो हो जाएगा ln x माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0. ठीक है, तो यदि आप लिखोगे तो आ जाएगा ln x माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0. यहां से भी आंसर आपका सेम आएगा. तो यदि आप CDF का फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो कर लो,
और नहीं यूज करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर? उस केस में आपको इंटीग्रेशन करनी होगी, इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। क्लियर? तो आपके पास दोनों ही मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्लियर? तो आप इसे करना चाहो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो 2020 का जो क्वेश्चन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आया था वो मैंने आपको बता दिया। एक और आई, कौन से क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं? एक आया है 2018 में, 2018 में लिखो है, सपोज क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान रखिएगा, वैसे वहां देख लीजिएगा कौन से नंबरिंग पे है वो क्वेश्चन 2018 के अंदर। सपोज y is a random variable with uniform distribution on the interval -π/2 to π/2, then the value of, once again, CDF of the function x is equal to sin y, clear, at x की वैल्यू -1 to 1 है। तो सबसे पहले y रैंडम वेरिएबल है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है -π/2 to π/2, और CDF आपको चाहिए x इज इक्वल टू साइन वाई का। प्रोसीजर में कोई चीज नहीं है, प्रोसीजर जो मैं आपको कॉन्स्टेंटली बता रहा हूं उसी प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन है कि y यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है -π/2 to π/2, ठीक है। पीडीएफ लिख दो, पीडीएफ हो गया fy इज इक्वल टू 1/π/2 प्लस π/2, दैट इज 1/π। if -π/2 is less than y is less than π/2, ठीक है। यहां तक CDF लिखना चाहो तो लिख लो, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर सकते हैं, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हो जाएगा तो कर लेंगे। CDF लिख लो, f कैपिटल लिखना, y आपको पहले बताया था कि ये होगा 0, नेक्स्ट होगा y माइनस ऑफ p/2 सॉरी माइनस ऑफ π/2 अपॉन b माइनस a, दैट इज π/2 माइनस ऑफ y माइनस a अपॉन b माइनस a। तो ये आपकी हो जाएगी y प्लस π/2 अपॉन पाई, और लास्ट वन 1। ये वैल्यू उस केस में जब y की वैल्यू -π/2 से कम होगी। दूसरा 0 to π/2 होगी। तीसरा ग्रेटर देन π/2 होगी, ठीक है। ये मैंने आपकी CDF तैयार कर दी। अब आइए, जो उन्होंने पूछा आपसे, इनको चाहिए CDF x इज इक्वल टू साइन वाई का, तो लिखिए CDF gx इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। नेक्स्ट x क्या है? साइन y, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन y लेस देन इक्वल टू x। साइन इन्वर्टेबल होता है -π/2 to π/2 में, तो आपका हो जाएगा, इन्वर्टेबल है ये, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। साइन y इज लेस देन इक्वल टू x, देन y इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब आपके पास यहां के बाद दो तरीके हैं, या तो CDF के थ्रू चलिए या इंटीग्रेट कर लो। तो यदि आप इंटीग्रेट करोगे, मैं दो पार्ट में कर ही देता हूं, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको 0 to साइन इनवर्स x इंटीग्रेट करना होगा, किस फंक्शन का? 1/π dy का। 0 to ना, नहीं सॉरी -π/2, क्योंकि आपकी लोअर लिमिट तो -π/2 है, तो -π/2 आपकी लोअर लिमिट है, एक बार देख लीजिएगा, -π/2
लोअर लिमिट टू साइन इनवर्स एक्स, तो -π/2 टू साइन इनवर्स एक्स और पीडीएफ आपकी पाई। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/π आउटसाइड आ जाएगी और ये आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2। पाई से डिवाइड देंगे तो ये आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ। एक प्रोसीजर तो ये होगी, यदि आप ये करना चाहो तो ये कर लो और नहीं करोगे तो CDF के थ्रू कर लेना। उस केस में आपको इसे लिखना होगा Fy साइन इनवर्स एक्स और इसे लिखना होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, यहां सब्स्टिट्यूट करना होगा आपको साइन इनवर्स एक्स। बी क्लियर दिस वन। तो ये आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिएगा तो यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2। डिनोमिनेटर में मैंने आपको पहले ही बताया पाई, तो आपका आंसर सेम आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ। इन दोनों में से कोई भी कर लीजिए, या तो इंटीग्रेट कर लें या फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो मैंने आपको पहले से भी समझाया कि पीडीएफ CDF तो बहुत जरूरी है, उतनी बातें तो हमें शायद रखी। इसके अलावा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस का फॉर्मूला, इन सबको भी रिकॉल करके रखिए, क्योंकि कभी किसी स्टेप पे जरूरत हो तो आपको वो लगाने आना चाहिए। तो आपका आंसर आया साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ। ठीक है, ये आपके आंसर में अवेलेबल भी है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको दो क्वेश्चन तो ये बताया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, जो पहले से रह गया था। अब आइए एक दो क्वेश्चन पहले ISI में देखें कि क्या आया है। एक ISI में क्वेश्चन है ईयर 2014 का, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन है वो आपकी पोजीशन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, वैसे तो मैंने 26 लिख रखा है, 26 बेसिकली उसमें होगा नंबरिंग के हिसाब से, जो भी आए आप देख लीजिएगा उसे। लेकिन हाँ, फिलहाल जो क्वेश्चन आपकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे होना चाहिए और ईयर पे होना चाहिए, बाकी नंबरिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, लिखा टू इंडिपेंडेंट एनिमल्स एक्स एंड वाई आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल 0,1 और z की वैल्यू 0,1। वी आर टोल्ड दैट प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x, y इज लेस देन इक्वल टू z इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ x, y इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? मैक्स मिन का कंसेप्ट मैं आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 में एक बार बताया। ठीक है, अब मैं ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हूं। पहले तो ये देख लीजिए x और y दोनों ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं 0,1 में, साथ में वो इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इंडिपेंडेंट भी है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। अब रही बात मैक्स की प्रोबेबिलिटी और मिन की प्रोबेबिलिटी, उन्होंने कहा है कि इक्वल है। आपसे पूछा है z की वैल्यू क्या होगी। चलिए करें क्वेश्चन। लिखा है प्रोबेबिलिटी मैक्स ऑफ x, y is less than equal to z is equal to probability min of x, y is less than equal to 1 minus z। ये आपके पास है पोजीशन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, आपको मालूम है ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x इज लेस देन इक्वल टू z। क्यों होगी? रीजन मैं पहले ही बता चुका आपको, y इज लेस देन इक्वल टू z।
और यहां मिन वाले केस में मैंने आपको कहा था 1 माइनस कर लीजिएगा। यदि 1 माइनस करेंगे तो आपको वो क्लियरली दिखेगा, x इज ग्रेटर देन 1 माइनस जेड, और ये हो जाएगा y इज ग्रेटर देन 1 माइनस जेड। किस रीजन से मैंने ऐसे लिखा है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 में। मिन वाले में 1 माइनस में जाना है, मैक्स वाले में उसको जाने की जरूरत नहीं। अब ये आपका 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। ब्रेक हो गया। ये आपकी हो जाएगी, इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगी 0 टू जेड, ये होगा आपका 1 इंटू डी जेड, और ये भी होगा 0 टू जेड 1 इंटू डी जेड, हो जाएगा 1 माइनस। ठीक है, आपकी फंक्शन कहां से कहां तक थी, 0 टू 1 थी, तो ऑब्वियसली इस केस में होगी 1 माइनस जेड टू 1 अगेन डी जेड, हो जाएगी 1 माइनस जेड टू 1 अगेन डी जेड। ये पोजीशन मैंने आपके लिए लिख दी। 0 टू जेड 1 इंटू डी जेड, 0 टू जेड 1 इंटू डी जेड, ऑल्दो बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, आप इसको स्क्वायर भी कर सकते थे। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली जेड आएगी, यहां से भी जेड आएगी, तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस जेड आएगी, 1 माइनस 1 माइनस जेड, इसका मतलब 1 1 कैंसिल आउट, माइनस जो वाला टर्म होगा वो प्लस हो जाएगा, तो यहां से भी जेड आएगी, यहां से भी इंटीग्रेशन आपकी जेड आएगी, तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगी, और ये हो जाएगी 2 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो फाइनली जेड इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 होगी, जो ऑब्वियसली 0 और 1 में लाई करेगी। माइनस वाला टर्म छोड़ दीजिएगा, प्लस माइनस में माइनस भी आएगा यहां, लेकिन माइनस वाला टर्म नहीं लेना है, क्योंकि आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ऑब्वियसली 0 1 में फाइंड करनी, तो वो मैंने आपको फाइंड करके दिखा दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2014 का एक क्वेश्चन था मैक्समिन का आईएसआई के अंदर, वो मैंने आपके लिए कर दिया। अब आइए, एक क्वेश्चन है 2009 का, ईयर 2009। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है। लिखा 2 persons A and B make an appointment to meet at a train station between 4 p.m. and 5 p.m. They agree that each is to wait not more than 15 minutes. They agree that each is to wait not more than 15 minutes. मतलब 15 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। कहां 4 to 5 के बीच में मिलना है और 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। Assuming that each is independent and equally likely to arrive at any point during the hour, find the probability they meet. उसके मीट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान रखिएगा। 4 to 5 मतलब 1 घंटे के बीच में मिलना है, ठीक है, और 15 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अब रही बात, आपसे ये पूछा जा रहा है कि मीट होने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो आइए जरा इसे कैसे करेंगे उसकी बात करें। सपोज लेट, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, लेट एक्स डिनोट द वेटिंग टाइम ऑफ ए एंड वाई डिनोट द वेटिंग टाइम ऑफ बी, एंड लेट वाई डिनोट द वेटिंग टाइम ऑफ बी। ठीक है, तो आपको मालूम है एक्स फॉलो करेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 1। भाई 4 से 5 में वो किसी भी टाइम पे आ सकता है, ठीक है। यदि 4 बजे आ गया तो वेटिंग टाइम क्लियर, मतलब वेटिंग टाइम जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग के वो दूसरा आने के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मिनिमम वेटिंग टाइम 0 होगी ए की और मैक्सिमम 1 होगी, क्लियर। ऐसे ही वाई की मिनिमम वेटिंग टाइम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी।
दोनों का पीडीएफ आपको मालूम ही है, ज्वाइंट पीडीएफ आप बना लीजिएगा, ज्वाइंट पीडीएफ एफ एक्स कॉमा वाई तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। पहले का होगा 1, दूसरे का भी होगा 1, तो 1 इंटू 1 ऑब्वियसली 1 होगा, जहां x की वैल्यू 0 to 1 लाई करेगी और y की वैल्यू भी 0 to 1 लाई करेगी। क्लियर? 0 अदरवाइज। ज्वाइंट पीडीएफ तैयार कर लीजिएगा। अब उन्होंने कहा है कि भाई वेटिंग टाइम तो चलिए 0 to 1 के बीच में है, ज्वाइंट पीडीएफ हमारा आ गया है, क्योंकि ज्वाइंट पीडीएफ में इनटू क्यों किया, उसका रीजन इंडिपेंडेंट का है। एफ एक्स कॉमा वाई हमेशा एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा यदि इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट तो है ही क्वेश्चन में, क्योंकि एक का दूसरे से लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब रही बात कि उन्होंने कहा 15 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करेंगे। इसका मतलब जब मिस्टर ए आएंगे और जो मिस्टर बी आएंगे, इन दोनों के बीच का गैप किसी भी हालत में 15/60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट्स वेटिंग टाइम है, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको। एक्स डिनोट करता है वेटिंग टाइम ऑफ ए, वाई डिनोट करता है वेटिंग टाइम ऑफ बी। दोनों के बीच का गैप 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो दोनों के बीच में कौन पहले आएगा ये हमें नहीं मालूम, हो सकता है एक्स पहले आए, हो सकता है वाई पहले आए, उसको एडजस्ट करने के लिए हमने मॉड डाल दिया। अब इसे आप ब्रेक करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ब्रेक करने आता ही होगा आपको, -1/4 एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब इसका डायग्राम यहां साइड में बना लिए। पहले तो ये देख लिए x 0 to 1 फॉलो करता है, y भी 0 to 1 फॉलो करता है। ये ग्राफ मैंने आपके लिए बना दिया, ये ज्वाइंट पीडीएफ का ग्राफ है। ठीक है, उसमें मुझे ये एरिया ढूंढनी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब एरिया भी होता है, बी क्लियर और दुश्मन। प्रोबेबिलिटी का मतलब दूसरे वे में एरिया भी है। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम हम बनाएंगे, इसका, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, इस वाले पार्ट का। इसमें आप कुछ मत किए, एक बार y 0 कर दिएगा तो x की वैल्यू 1/4 आएगी, मैंने प्लॉट कर दी। एक बार x 1 कर दिएगा तो y की वैल्यू 3/4 आएगी, मैंने आपके लिए प्लॉट कर दिया है। एक बार y 0 तो ऑब्वियसली 1/4 कॉमा 0 आ जाएगा। एक बार x 1 तो y 3/4, 1 कॉमा 3/4, मतलब ये लाइन आ गई आपकी। ठीक है, इसको प्लॉट करते ये लाइन आपकी कंफर्म है। ऐसे ही जब मैं इसकी प्लॉटिंग करूंगा तो एक बार आप कुछ मत कीजिएगा, x 0 कर दिएगा तो y 1/4 आ जाएगा। तो ये आपकी 1/4 आप कह सकते हैं, 0, 1/4। और एक बार y 1 रख दीजिएगा यहां, तो y 1 रखते ही ये आपकी x 3/4 हो जाएगी। तो रफली मैं इसे कह रहा हूं 3/4, 1, ये भी प्लॉट हो गई। अब रही बात, ये कौन सा रीजन होगा, ये कौन सा रीजन इंडिकेट करना है, उसके लिए ज्यादा अच्छा है 0 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए। 0 0 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों लाइंस के बीच में। तो 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1/4 इज लेस देन 0 - 0 इज लेस देन 1/4। 0 0 इन दोनों लाइन के बीच में है, ऑब्वियसली ये रीजन आपकी इंडिकेट होगी। आपको बेसिकली ये एरिया निकालना, तो आपको मालूम है ये एरिया निकालना थोड़ा टफ पड़ेगा, उसकी जगह हमारे लिए ये एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत आसानी से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यदि आप ये निकालें, दोनों ट्राइंगल सेम ही आपको, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 - c इंटू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। c मतलब ये कांस्टेंट, बी क्लियर और दिस वन। ये इस केस में तो 1 है, लेकिन समटाइम्स ये 1/2 भी हो सकता है, समटाइम्स ये 1/100 भी हो सकता है।
तो यहां आपको एडजस्ट कर देनी है, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे 1 माइनस सी की वैल्यू 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 इंटू हाफ इंटू, आप देखिए ये कितना है 3/4 होगी, और ये भी कितनी होगी 3/4, तो 3/4 इंटू 3/4, तो मेरे हिसाब से ये 2 और 2 कैंसिल आउट, जो आएगी 9/16, दैट इज 7/16। इसका मतलब उन दोनों के मीट होने की पॉसिबिलिटी 7/16 है, ठीक है, क्लियर। मैंने आपसे क्या कहा कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिखेगा। जैसे एक मैं आपको दिखा रहा हूं सेम क्वेश्चन डीएससी के अंदर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो देखिए जरा, ये प्रॉपर मैं आपको डीएससी का क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 46 में, हो सकता है आपके लिए सॉल्व नहीं करूं, लेकिन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सपोज 2 रेस्टोरेंट्स आर गोइंग टू बी लोकेटेड एट अ स्ट्रीट दैट इज 10 kilometers long. The location of each restaurant will be chosen randomly. What is the probability they will be located less than 5 kilometers apart? By 2 restaurants are going to be located at a street that is 10 kilometer long. ठीक है, भाई 10 किलोमीटर के अंदर 2 रेस्टोरेंट्स बनने, आपसे पूछा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हों। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे विल बी लोकेटेड लेस देन 5 किलोमीटर्स। सेम क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्लियर। तो मुझे बताइए इस केस में यदि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूं, कम में लिखूं, तो पहला x 0 to 10 होगा। भाई 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों रेस्टोरेंट होनी चाहिए, तो मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 10 होगी, एक साइड से देखेंगे तो। दूसरा वाला भी सेम होगा 0 to 10। ज्वाइंट पीडीएफ आपके नॉलेज में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1/10 इंटू 1/10 1/100 हो जाएगी, जहां x और y दोनों की वैल्यू 0 to 10 के बीच में लाई करेगी। x, y एक साथ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब रही बात गैप, दोनों के बीच में 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रेक करेंगे तो वही डायग्राम फिर से बना लीजिएगा, 0 to 5, सॉरी 0 to 10, 0 to 10, इसको आप मॉडुलस ब्रेक कर दिएगा, -5x - y 5। यहां तो कोई प्रॉब्लम, डायग्राम बना लीजिएगा, एक बार y 0 कर दिएगा तो x 5 आएगा, मिड में डालिए ज्यादा अच्छा है, और ऐसे एक बार x 10 करेंगे तो ये 5 आएगा। सेम बात यहां रिपीट कर लीजिएगा, एक बार x 0 करेंगे तो ये 5 आएगा, और एक बार y 10 करेंगे तो ये 5 आएगा। एक लाइन ये गई, एक लाइन आपकी ये गई, उसके बीच का एरिया होगा 0 0, उसको सेटिस्फाई करेगी, आपके नॉलेज में है ही, ठीक है। अब ये 2 एरिया आपको निकालना है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। ध्यान रखिएगा 1 माइनस लिखते समय c की वैल्यू 1/100 होगी और ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, क्योंकि 2 ट्रायंगल हमारे पास अवेलेबल है। 5 × 5, ये डिस्टेंस 5 है, ध्यान रखिएगा, और ये भी 5 है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और 2 कैंसिल आउट, 25/100, तो आई थिंक 1/4 दैट इज 3/4। आपका आंसर इसमें दे रखा 1/4, जो कि नहीं होगा, ठीक है, आंसर होगा 3/4। तो ये यानी कि प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया है, और ईयर भी बता दिया, 2014 डीएससी का क्वेश्चन। आंसर उन्होंने लिख के दिया ए पार्ट आंसर नहीं है आपका, आंसर इस केस में सी पार्ट, बी क्लियर अबाउट दिस वन। 1/4, 1/2, 3/4, 1/3, आंसर देखिए नीचे ए लिखा हुआ है, लेकिन उसके होने के कोई चांसेस नहीं है, ये आंसर है आपका सी पार्ट।
क्लियर। और एक क्वेश्चन और है जो मेरे हिसाब से 2019 के डीएससी में है, क्वेश्चन नंबर 47। अगेन मैं आपको सीधा क्वेश्चन पेपर ही दिखा रहा हूं, ठीक है। A random variable has a uniform distribution in the interval minus comma 1. The probability density function of x, PDF of x निकालना है, कंडीशनल ऑन 0, कंडीशनल ऑन x ग्रेटर देन 0.3। भाई यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन -1 to 1 है तो इसका मतलब 0.3 ऑनवर्ड भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। भाई -1 to 1 यदि यूनिफॉर्म है तो 0.3 ऑनवर्ड भी यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब 0.3 से लेकर 1 तक भी ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट होगा। आपसे पूछा है पीडीएफ उस केस में क्या होगी, तो बहुत सीधी सी बात कि पीडीएफ उस केस में क्या होगी, आपको लिखना है सम टोटल ऑफ पीडीएफ 1 होता है, तो एफ एक्स डी एक्स हमेशा 1 होगी, ठीक है। एफ एक्स हमारा कांस्टेंट होगा और लिमिट स्टार्ट होगी कि 1.3 ऑनवर्ड आपको चाहिए पीडीएफ। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब पीडीएफ ऑफ एक्स चाहिए लेकिन कंडीशनल ऑन 0.3 ऑनवर्ड। तो इसका मतलब 0.3 ऑनवर्ड यदि बात कह रहा है तो 0.3 to 1, और यहां लिख दीजिएगा सी डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये आप यदि इंटीग्रेट करेंगे तो सी 1 माइनस 0.3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। सो सी इंटू 0.7 इज इक्वल टू 1। तो सी आपकी ऑब्वियसली 10/7 होगी, ठीक है, 10/7 होगी। आपसे पूछा था द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑन एक्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एक्स, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एक्स मैंने आपको बता दिया 10/7 होगी जब एक्स की वैल्यू 0.3 से ज्यादा होगी। क्लियर। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के ऑलमोस्ट जिस तरह के भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अभी तक एग्जामिनेशन में जो आए हैं मैंने करीब करीब सारे आपको बता दिए, ठीक है। नॉर्मल में भी जो आया था वो बता दिया था। क्लियर। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखिएगा, 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन है जिसपे उनका स्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली उसकी नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और आपको उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। आज के लिए यहीं तक।